हाय एवरीवन, वेलकम टू स्टडी वर्ड क्लासेस। सो फ्रेंड्स, कल की क्लास में जो है हम लोगों ने 15 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए थे। आई होप आप लोगों ने कल की क्लास को ज्वाइन किया होगा। अगर नहीं ज्वाइन किया है तो कर लीजिएगा, क्योंकि जब आप सीक्वेंस में क्लासेस देखोगे तो आपको और अच्छे से चीज़ें समझ में आएंगी। तो चलिए फिर आज की क्लास को कंटिन्यू करते हैं। आज हम लोग 16 से स्टार्ट करेंगे। ये सीडीपी की क्लास चल रही है और ये 2025 में जो आपका नेक्स्ट सीटेड होने वाला, यानी 2025 में पहला ही सीटेड है जो जुलाई में होने वाला है, और इसका नोटिफिकेशन जो है आपको फरवरी के लास्ट वीक तक देखने को मिल जाएगा। तो क्लासेस जो है वो स्टार्ट हो चुकी हैं, तो आप सभी ज्वाइन कर सकते हैं। 5 बजे भी क्लास आपको मिलेगी, जहाँ पर हम लोग पेपर 2 के लिए सोशल साइंस डिस्कस करेंगे। आपको चैप्टर वाइज सारी क्लासेस जो हैं वो मिलती रहेंगी। तो प्लेलिस्ट बना दी जाएगी, सभी क्लासेस आपको मिलती रहेंगी, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए फिर आज की क्लास को कंटिन्यू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है जिसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में से क्या दृष्टि बाधित, यानी कि जिस बच्चे को देखने में प्रॉब्लम है, विद्यार्थियों को कक्षा में भागीदारी लेने में बाधा डालता है। यानी कि जो है, जो बच्चों को देखने में प्रॉब्लम होती है, विजुअल इम्पेयर बच्चे हो जो होते हैं, उनको देखने में समस्या होती है, तो उनको जो है भागीदारी, यानी कि वो क्लास में कैसे इंक्लूड हों, जो उनको रुकावट डालती है वो कौन सी है। तो इलेक्ट्रॉनिक रूप से जो है प्रारूपित व्याख्यान प्रतिलेखन है, तो ये कहना यहाँ पर गलत हो जाएगा। मुद्रित पाठ्य पुस्तकें और नोट्स होगा। तो नॉर्मल सी बात है, बच्चे को क्या है, देखने में प्रॉब्लम हो रही है। अब ऐसे में जो है मुद्रित पाठ्य पुस्तक आप जो है बच्चों को दे रहे हो, नोट्स दे रहे हो, तो क्या वो देख पाएंगे? नहीं देख सकते ना। तो उनको जो है यहाँ पर रुकावट पैदा करेंगे, यानी जो है बाधा डालेंगी लर्निंग को बेहतर करने में। राइट आंसर आपका सेकंड हो जाएगा। उभरी हुई रेखा, चित्र और मानचित्र ये आपकी बेस्ट है। ये क्या है, हेल्प करेंगी, क्योंकि बच्चे को देखने में प्रॉब्लम है पर वो स्पर्श करके, महसूस करके चीज़ों को पढ़ सकता है। ठीक है, ये आपकी हेल्प करेगा। ग्राफिक जो है, यानी ग्राफिक सामग्री के स्पर्शीय तरीके, तो ये भी आपका जो है बेस्ट है, क्योंकि इसके भी माध्यम से बच्चा स्पर्श करके चीज़ें सीख लेगा। लेकिन मुद्रित जो है पाठ्य पुस्तकें और नोट्स ये रुकावट डालेंगे। यहाँ पर राइट आंसर जो है वो आपका सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 17, जिसमें पूछा गया है कि ये क्वेश्चन जो है कोहलबर्ग की थ्योरी से लिया गया है। और कोहलबर्ग की जो थ्योरी है वो मॉरल डेवलपमेंट पर आधारित है, यानी कि बच्चा जो होता है वो नैतिक दुविधा में होता है। क्या सही और क्या गलत में बच्चा फर्क करता रहता है, और हर बच्चा अपने एज के अकॉर्डिंग जो है तर्क देता है कि क्या सही है और क्या गलत है। ठीक है, जब हम लोग कंटेंट डिस्कस करेंगे तो उसमें जो है इसको बहुत अच्छे से जो है कवर करेंगे। तो इसमें जो है पूछा गया है कि लॉरेंस कोहलबर्ग ने बच्चों के नैतिक विकास का अध्ययन करने के लिए किस विधि का प्रयोग किया। यानी कोहलबर्ग जो है उन्होंने जो है बच्चों का नैतिक विकास का अध्ययन करने के लिए कौन सी विधि का प्रयोग किया है। तो मात्रात्मक शोध कार्य विधि है, या फिर जो है बच्चों के सामने नैतिक दुविधाएं रखना और अनुक्रियाओं की जो है समालोचना करना, या फिर खेल के दौरान बच्चों का अवलोकन करना, या फिर जो है प्रायोगिक विधि। तो यहाँ पर जो है प्रायोगिक विधि भी नहीं प्रयोग की इन्होंने, ना अवलोकन विधि का किया, ना मात्रात्मक शोध कार्य विधि इन्होंने किया। इन्होंने जो है बच्चों के सामने नैतिक दुविधाएं रखी, और जो है बच्चों के एज के अकॉर्डिंग, यानी जब आप उनसे पूछोगे क्या सही है और क्या गलत है, तो बच्चा अपने एज के अकॉर्डिंग बताएगा। मान के चलिए, सपोज दैट आपने क्लास में कहा कि बताइए आप सभी, क्या चोरी करना सही है या फिर गलत। अब उसमें हर बच्चा अपने तर्क के अनुसार जो है बच्चा जवाब देगा कि यस। कुछ बच्चे कहेंगे यस सही है, कुछ बच्चे कहेंगे नहीं गलत है, कुछ बच्चे कहेंगे अच्छा चोरी कर लेनी चाहिए अगर कोई ऑप्शन नहीं है। तो हर बच्चा अपनी अपनी जगह पर जो है अपना तर्क देगा, और बहुत से बच्चे कहेंगे कि नहीं गलत है क्योंकि चोरी करना पाप है। तो इस वजह से हर बच्चा अपनी थिंकिंग वहां पर देगा। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वो आपका सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 18, जिसमें पूछा है कि रचनावादी शिक्षण विधियों को जो है डैश डैश अधिगम की ओर ले जाता है। यानी रचनावादी जो शिक्षण विधियां हैं वो अधिगम को जो है किस तरफ ले जाती हैं, ये यहाँ पर जो है बताना है। तो खोज आधारित यानी डिस्कवरी होगा, या फिर अर्थहीन है यानी मीनिंगफुल है ही नहीं, या फिर रोट यानी जो है यंत्रवत है, या ग्रहणशील।
यहाँ पर राइट आंसर होगा खोज आधारित, क्योंकि रचनावादी का मतलब ही होगा डिस्कवरी। बच्चा खोज करेगा, कुछ नया क्रिएट करने की कोशिश करेगा, कुछ वो नया जो है डिजाइन करेगा। बच्चा कुछ नया करने की कोशिश किया करता है और इसमें बच्चा एक्टिव रहता है। यहाँ पर राइट आंसर जो होगा वो आपका फर्स्ट ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं, अगला है 19, जिसमें पूछा गया है कि पठन वैफल्य से जूझ रहे छात्रों को पढ़ाना सिखाया जा सकता है। यानी कि जिस बच्चे को डिसलेक्सिया है, पढ़ने संबंधी उसको प्रॉब्लम है, वो 9 को जो है 6 पढ़ेगा, बी को डी पढ़ेगा। क्यों? क्योंकि उसको देखने में प्रॉब्लम हो रही है, यानी वो समझ नहीं पा रहा। वो उसको जो है 9 जो है वो 6 दिख रहा है तो वो 6 पढ़ रहा है, 6 उसको 9 दिख रहे हैं तो 9 पढ़ रहा है, बी उसको डी समझ में आ रही तो डी पढ़ रहा है, और डी उसको बी समझ में आ रही तो वो बी पढ़ रहा है। यानी कंफ्यूज है बच्चा, समझ नहीं पा रहा है, यानी उसको पढ़ने में समस्या है। और जहाँ पर पढ़ने में समस्या होगी वहां पर जब बच्चा पढ़ेगा गलत तो बच्चा लिखेगा भी गलत। ठीक है, मान के चलिए उसने 9 पढ़ा है और लिखा वहां पर 6 है, बट उसने 9 पढ़ा है तो 9 ही लिखेगा ना। तो इसी वजह से ध्यान रखिएगा, कभी कभी डिसलेक्सिया से रिलेटेड क्वेश्चन पूछता है तो ये हमेशा तो पठन संबंधी विकार है, लेकिन कभी कभी होता है वहां पर जो है लिखने संबंधी भी ऐड कर देते हैं पढ़ने के साथ साथ। तो कंफ्यूज मत होइएगा, उसके साथ ही जाइएगा, आपका राइट आंसर होगा, क्योंकि लिखने संबंधी यानी पढ़ने संबंधी विकार में लिखने संबंधी भी ऐड हो जाएगा। क्योंकि रीजन ये है कि जब बच्चा पढ़ेगा गलत तो बच्चा लिखेगा भी गलत। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर कौन सा होगा? व्यवस्थित जो है ध्वन्यात्मक प्रशिक्षण के माध्यम से, या फिर जो है उच्च ग्रेड स्तर के पठन जो है ग्रंथ प्रदान करके, या फिर लंबे और जटिल गद्यांश देकर, या फिर अनुकूलन की जो है अनुबंध विधि के माध्यम से यहाँ पर बात जो है सिखाया जा सकता है। यानी बच्चा जो है पढ़ने में समस्या है उसको, तो आप उसको कैसे हेल्प करेंगे? नॉर्मल सी बात है, आंसर होगा फर्स्ट, यानी व्यवस्थित ध्वन्यात्मक प्रशिक्षण के माध्यम से। यानी मिलते जुलते आप उसी से रिलेटेड वर्ड बच्चे को सिखाएंगे, या फिर जो है उसको लर्निंग करने को बोलेंगे। जैसे जो है का, जैसे कम हुआ, जम हुआ, नम हुआ, तो ये सब मिलते जुलते वर्ड हैं। जैसे माँ अब हर एक वर्ड में आ रहा है, तो मिलते जुलते जो है वर्ड आप बच्चे से बोलेंगे और बच्चा जो है इसको सीखेगा, धीरे धीरे उसकी जो है हैबिट पढ़ने में बेटर होती चली जाएगी। राइट आंसर यहाँ पर जो होगा वो आपका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, अगला है क्वेश्चन नंबर 20, जिसमें जो है पूछा गया है, ये क्वेश्चन है जीन पियाजे से रिलेटेड। यहाँ पर बताया ये गया है कि जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत यह बताता है कि, यानी जीन पियाजे की जो थ्योरी है वो है कॉग्निटिव डेवलपमेंट। ये ध्यान रखिएगा, कभी कभी डायरेक्ट जो है थ्योरी का भी नाम पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? पहला है व्यवहार को दंड और पुरस्कार के माध्यम से अनुकूलित किया जाना चाहिए। तो जीन पियाजे ने अपनी थ्योरी में व्यवहार एंड दंड और पुरस्कार को अप्रिशिएट किया ही नहीं, उन्होंने ऐड ही नहीं किया, तो ये गलत हो गया। अवधारणाओं को जटिल से जो है सरल के क्रम में सिखाया जाना चाहिए, तो ये नहीं होगा, क्योंकि हमेशा सरल से आप जटिल की तरफ जाएंगे। पाठ्यक्रम को बच्चों के आयु समूह व चरण को ध्यान में रखकर तैयार किया जाना चाहिए। या फिर शिक्षण का जो है बल गतिविधि के परिणाम पर जोर जो है परिणाम पर होना चाहिए, ना कि सोचने की प्रक्रिया पर। यानी आप रिजल्ट पर फोकस कर रहे हो, बच्चे की थिंकिंग पर फोकस नहीं कर रहे हो, तो ये भी यहाँ पर राइट नहीं होगा। यहाँ पर राइट आंसर आपका थर्ड ऑप्शन होगा कि जो है पाठ्यक्रम को बच्चों के आयु समूह व चरण को ध्यान में रखकर तैयार किया जाना चाहिए। अब ऐसा क्यों? क्योंकि जीन पियाजे ने जो बच्चे का डेवलपमेंट है उन्होंने स्टेजों में डिवाइड किया। जीन पियाजे का ये मानना था कि बच्चा जब इस स्टेज पर आएगा तो उसका इतना डेवलपमेंट हो जाएगा, जब वो इस स्टेज पर पहुंचेगा तो उसका इतना डेवलपमेंट हो चुका होगा। वहीं पर बच्चा जब इस स्टेज पर आएगा तो इतना डेवलपमेंट, इस स्टेज पर पहुंचेगा तो उसका इतना डेवलपमेंट हो चुका होगा, ऐसा जीन पियाजे का कहना है। अब ये जो है डेवलपमेंट कभी सीक्वेंस में आपने देखा होगा नहीं होता है, कभी आगे कभी पीछे होता रहता है। आप देखे होंगे बच्चा 1 साल का हो गया है, शायद वो बैठना ना सीख पाया हो, अभी वो खड़े होना ना सीख पाया हो, चलना ना सीख पाया हो, और वहीं पर 1 साल का बच्चा हो सकता है खड़े होना सीख चुका हो। तो डेवलपमेंट आगे पीछे होता है, लेकिन जीन पियाजे का ये कहना था कि बच्चे का जो डेवलपमेंट है वो स्टेजों में होता है। इनका ये मानना था कि बच्चा जब इस स्टेज पर गया होगा, पहुंच गया होगा, तो इसका इतना डेवलपमेंट हो चुका होगा। तो इसी वजह से जो है चरणों के आधार पर जो है
ध्यान देना चाहिए, यानी आयु समूह चरण को ध्यान में रखकर पाठ्यक्रम तैयार किया जाना चाहिए, जो कि आज की डेट में होता भी है। आपने देखा होगा क्लास 6 यानी क्लास 1 में जो बच्चा जाता है तो वो 6 साल का हो चुका होता है, यानी आज की डेट में जब आप गवर्नमेंट विद्यालय में एडमिशन करवाते हो प्राइमरी में, तो 6 साल का बच्चा होना चाहिए, तभी जाके उसका एडमिशन होता है। अब 6 साल का जो बच्चा होता है वो क्लास फर्स्ट में जाता है। क्लास फर्स्ट की बुकें आपने देखी होगी, काफ़ी जो है इन्वायरमेंट से रिलेट कर रही होती है, ऐसे वो डिज़ाइन की जाती हैं कि बच्चा जिन चीज़ों को अपने आस-पास देख रहा है, वही चीज़ें वो जो है बुक में भी देख रहा होता है, ठीक है? तो उसको अपने आस-पास जो एनवायरनमेंट है, वही उसको बुक में भी नज़र आता है और उसको जो है लर्निंग करने में किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं हो रही होती, उसको इंटरेस्ट आ रहा होता है। वहीं पर जो है क्लास 12 की जो बुकें हैं, वो इस हिसाब से डिज़ाइन की जाती हैं क्योंकि बच्चा उस लेवल पर पहुँचा है। तो बच्चे की आयु सीमा जो है, आयु समूह और चरण को ध्यान में रखते हुए पाठ्यक्रम डिज़ाइन किया जाता है, जो कि बिल्कुल सही है, आज की डेट में भी ये फॉलो किया जा रहा है। और हाँ, ये ध्यान रखिएगा, यहाँ पर राइट आंसर आपका थर्ड होगा, बट एक और एक्स्ट्रा क्वेश्चन ये ध्यान रखिएगा, कभी-कभी पूछता है कि ऐसे कौन से मनोवैज्ञानिक हैं जिन्होंने बच्चे का डेवलपमेंट स्टेजों में डिवाइड किया। तो ध्यान रखना, 2 ऐसे मनोवैज्ञानिक हैं, पहला तो जीन पियाजे हो गया, दूसरा हो जाता है आपका कोहलबर्ग, ठीक है? ये ध्यान रखना, जीन पियाजे और कोहलबर्ग यानी 2 ऐसे मनोवैज्ञानिक हैं जिन्होंने बच्चे का डेवलपमेंट स्टेजों में डिवाइड किया। जीन पियाजे ने 4 स्टेजों में बच्चे का डेवलपमेंट जो है डिवाइड कर दिया और कोहलबर्ग ने जो है 3 स्तरों में डिवाइड किया, लेकिन उसमें 6 चरण हैं, हर एक स्तर में 2 चरण बताए गए हैं। जब कंटेंट डिस्कस करेंगे तो हर चीज़ें डिटेल में समझेंगे, लेकिन ये आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन नहीं है, बट कभी-कभी घुमा के पूछ लेते हैं, तो इसलिए ध्यान रखिएगा कि कभी-कभी पूछ लिया जाता है कि ऐसे कौन से मनोवैज्ञानिक हैं जिन्होंने बच्चे का डेवलपमेंट स्टेजों में डिवाइड किया है, तो 2 ऐसे मनोवैज्ञानिक हैं, ठीक है? और कभी-कभी पूछता है कि जो डेवलपमेंट है अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे, डेवलपमेंट जो है कैसी प्रक्रिया है, तो हमेशा डिसकंटिन्यूअस है, ये भी ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। डेवलपमेंट अकॉर्डिंग टू पियाजे डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा, और अगर जो है जीन पियाजे क्वेश्चन में नहीं दिया गया है तो डेवलपमेंट हमेशा कंटिन्यूअस प्रक्रिया रहेगा, ओके? क्योंकि डेवलपमेंट कभी भी ना रुकने वाली प्रक्रिया। अब ये तो नहीं आज आप जो है 20 साल के हो और आपको अच्छा नहीं लग रहा है तो आप कल 10 साल के बन जाओगे, ऐसा पॉसिबल नहीं है, ठीक है? यहाँ पर राइट आंसर आपका थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, अगला है क्वेश्चन नंबर 21। 21 में पूछा गया है, जो क्वेश्चन नंबर है आपका 21, इसमें पूछा है, आप एक शिक्षक हैं जो अपने छात्रों को paraसंज्ञानात्मक यानी मेटाकॉग्निशन जो होता है, मेटाकॉग्निशन, ठीक है, मेटाकॉग्नेटिव, ठीक है, मेटाकॉग्नेटिव स्किल है, सॉरी माफ करिएगा, paraसंज्ञानात्मक कौशल विकसित करने में जो है मदद करना चाहते हैं, यानी मेटाकॉग्नेटिव स्किल जो है इसमें हेल्प करना चाह रहे हैं। निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति इस प्रकार के चिंतन को बढ़ावा देने की सबसे अधिक संभावना है, ये आपको यहाँ बताना है। इसमें से ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो इस चिंता को और बढ़ावा देने में सबसे अधिक संभावना उत्पन्न करेगा। अब ये मेटा कॉग्निटिव स्किल है क्या, पहले इसको समझते हैं। देखिए, परसंज्ञान का मतलब ही है कि कल्पना परे कल्पनाएं। अब आप घर पे बैठे हुए हो पर आप ताजमहल के बारे में सोच रहे हो, आप घर में हो आप अमेरिका के बारे में सोच रहे हो, यानी कल्पनाओं पे कल्पनाएं करते जा रहे हो। आपने देखा होगा बहुत लोग आपस में डिस्कस करते हैं कि ये ख्याली दुनिया में अपना मगन है, तो उसका क्या मतलब हो, यानी कल्पनाएं उसकी बेहतर हैं, कल्पनाओं पे कल्पनाएं वो करता जा रहा है, ठीक है? तो इसका यही मतलब होता है, मेटा कॉग्निटिव स्किल का मतलब है कि कल थिंकिंग अबाउट थिंकिंग चलती रहती है, ठीक है? तो 21 का जो राइट आंसर होगा वो पहला है कि छात्रों को उनके प्रदर्शन पर गुणात्मक प्रतिपुष्टि के बजाय अंक देना, तो ये यहाँ पर सही नहीं होगा, क्योंकि गुणात्मक प्रतिपुष्टि बेटर है, बट अंक देना ये आप निर्धारित कर रहे हो कि आप ग्रेड में बच्चों को डिवाइड कर रहे हो। छात्रों को अपने स्वयं के सीखने और सोचने की प्रक्रिया पर विचार करने के लिए प्रोत्साहित करना, जी हाँ, मेटा कॉग्निटिव स्किल का मतलब यही है कि थिंकिंग अबाउट थिंकिंग। बच्चे को आप जो है इसके लिए प्रोत्साहित करोगे कि अगर आपने ये कहा है तो ऐसा क्यों कहा। बच्चा जो है एज अ टीज, जैसे कि कुछ भी कह ना देना, अगर आपने कुछ कहा है तो आखिर उसके पीछे कोई ना कोई रीजन होगा, ऐसा कहा तो क्यों कहा, यानी थिंकिंग अबाउट थिंकिंग बच्चे में होनी चाहिए और इसके लिए आप उसको प्रोत्साहित करोगे, अप्रिशिएट भी करोगे, ठीक है? तो ये ध्यान रखना, मेटा कॉग्निटिव स्किल का मतलब है थिंकिंग अबाउट थिंकिंग चलती रहेगी आपके दिमाग में। आपने जो है जो कहा उससे रिलेटेड आपको जो है आपके दिमाग में प्रोसेस जो है वो चलता रहेगा। राइट आंसर यहाँ पर सेकंड ऑप्शन आपका सही हो जाएगा।
नेक्स्ट है क्वेश्चन 22, इसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है स्वालीनता के संदर्भ में सही है, यानी कि स्वालीनता के संदर्भ में जो है सही है, ये आपको यहाँ पर बताना है 22 में। पहला है, स्वालीनता वाले सभी लोगों में कम से कम एक विशेष कौशल होता है। ठीक है, हो सकता है। स्वालीनता एक तंत्रिकीय विकारात्मक जो है विकासात्मक विकार है, या फिर स्वालीनता केवल वातावरणीय कारकों के कारण होता है। जी नहीं, ये कोई आपका इन्वायरमेंट की वजह से नहीं हो रहा होता है। इसका जो है इलाज किया जा सकता है, उम्र के साथ इसमें सुधार किया जा सकता है, तो ये पॉसिबल नहीं है। जिन अब जो है बच्चों में स्वालीनता पाई जाती है, उनमें क्या होता है, ये तंत्रिकीय विकार होता है, यानी कि उनके जो है माइंड में जो है न्यूरो जो है लॉजी सिस्टम, यानी उनके जो है तंत्रिका तंत्र में कहीं ना कहीं जो है प्रॉब्लम होती है, जिससे जो है उनको, यानी कि वो अपने इन्वायरमेंट में किसी भी प्रकार का चेंज जो है वो एडजस्ट नहीं कर पा रहे होते हैं। ठीक है, तो यानी उनके जो है तंत्रिकीय विकासात्मक विकार होता है, यानी उनके माइंड में एक न्यूरो जो है डेवलपमेंट में कहीं ना कहीं जो है डिसऑर्डर, यानी कहीं ना कहीं जो है दिक्कत होती है, इसकी वजह से उनको प्रॉब्लम हो रही होती है। यहाँ पर राइट आंसर आपका सेकंड ऑप्शन सबसे बेस्ट है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं 23 पे। 23 में पूछा है कि पियाजे और वाइगोस्की के सिद्धांतों में जो है प्रमुख समानता है, यानी कि जो जीन पियाजे की थ्योरी है और साथ ही वाइगोस्की की जो थ्योरी है, इसमें एक प्रमुख समानता क्या है, दोनों मनोवैज्ञानिक एक बात को एग्री करते हैं। तो कौन सा इसमें राइट आंसर होगा? पहला है, भाषा और विचार के बीच संबंधों के बारे में उनके चिंतन। तो ये जो है चिंतन अलग अलग है, क्योंकि जीन पियाजे का कहना है कि पहले थॉट आया है फिर लैंग्वेज आई है, लेकिन वहीं पर वाइगोस्की कहते हैं कि जो है पहले लैंग्वेज आई फिर थॉट आया। ठीक है, लेकिन जीन पियाजे कहते हैं पहले थॉट आया फिर लैंग्वेज आई। ये दोनों एक दूसरे का विरोध नहीं करते, लेकिन ये कहना है वाइगोस्की का कि भाषा और विचार जो हैं पहले अलग अलग हैं फिर साथ में मर्ज हो जाते हैं, लेकिन जीन पियाजे का कहना है कि पहले थॉट आता है फिर लैंग्वेज निर्धारित होती है, यानी कि पहले विचार ही नहीं आता बल्कि ये भी निर्धारित करता है कि हम किस लैंग्वेज का प्रयोग करेंगे। ठीक है, ये कहते हैं जीन पियाजे। बच्चों के विकास में चरण जैसी प्रगति पर ध्यान देना, तो जीन पियाजे ने तो चरणों में डिवाइड किया, बट वाइगोस्की ने जो है कोई भी चरणों में जो है बच्चे का डेवलपमेंट डिवाइड नहीं किया, तो ये गलत हो जाएगा। बच्चों की स्वयं की शिक्षा में संलग्नता और जुड़ाव, बिल्कुल सही, यहाँ पर राइट आंसर आपका थर्ड होगा। दोनों मनोवैज्ञानिक एक बात से जो है एग्री होते हैं, क्योंकि जीन पियाजे ने भी अपनी थ्योरी में बच्चे को एक्टिव माना है और वाइगोस्की ने भी अपनी थ्योरी में बच्चे को एक्टिव माना है, और साथ में ये भी कहा है स्वयं की शिक्षा में संलग्नता और जुड़ाव होना चाहिए। बच्चा एक्टिव होगा, एक्टिव होकर अपनी लर्निंग कर रहा होगा, और जीन पियाजे कहते हैं बच्चा एक लिटिल साइंटिस्ट है, ये यानी कि एक नन्हा वैज्ञानिक है। और वाइगोस्की भी यही कहते हैं कि बच्चे को ग्रुप लर्निंग करवाओ, बच्चा एक्टिव होगा, एक्टिविटी के माध्यम से सीखेगा तो उसकी लर्निंग बेहतर हो पाएगी। यहाँ पर राइट आंसर आपका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 24। 24 जो है आदर्शन और रीजन का दिया गया है, जिसमें जो है पूछा ये गया है कि, यानी जो क्वेश्चन नंबर 24 है कि शिक्षकों को जो है शिक्षार्थियों के बीच व्यक्तिगत विभिन्नताओं का सम्मान करना चाहिए, यानी शिक्षक और जो शिक्षार्थी हैं उनके बीच जो है व्यक्तिगत विभिन्नताओं का जो है सम्मान करना चाहिए, और सभी शिक्षार्थियों की आवश्यकताओं के अनुसार अपने शिक्षण को समायोजित करना चाहिए। बिल्कुल बात सही है, क्योंकि हर बच्चे में जो विभिन्नता बनी हुई है आप उसको सम्मान दोगे। ये नहीं कि जो है क्लासरूम में 30 बच्चे हैं, 30 बच्चे 30 प्रकार के होंगे, सबका बैकग्राउंड अलग होगा, कोई रिच फैमिली से बिलोंग करता होगा तो कोई नॉर्मल फैमिली से भी आता होगा, तो आप सबको इंक्लूड करोगे, इनफैक्ट सबके कल्चर को भी अप्रिशिएट करोगे, सम्मान दोगे। ये बात सही है। रीजन दिया गया कि शिक्षकों को विभिन्न पृष्ठभूमि के शिक्षार्थियों को पढ़ाते समय उनके बीच सहयोग, समूह कार्य और जो है बातचीत से बचना चाहिए। तो बचना नहीं चाहिए, बस यहीं पर गलत हो गया, क्योंकि उनसे आप बातचीत करोगे, डिस्कस करोगे, उनके कल्चर के बारे में जानोगे, उनके कल्चर का सम्मान करोगे, बच्चे को इंक्लूड करोगे, बच्चे की लैंग्वेज को इंक्लूड करोगे,
बच्चे की थिंकिंग को भी आप क्लासरूम में इंक्लूड करोगे, तभी जाके बच्चा अपने आप को इन्वॉल्व महसूस कर पाएगा, उसकी लर्निंग बेहतर हो पाएगी। तो यहाँ पर रीज़न जो है वो गलत हो जाएगा, बट अदर्शन जो है वो सही है, यानी ए सही है और आर जो है वो गलत है। तो राइट आंसर आपका थर्ड ऑप्शन हो जाएगा, यानी ए सही है लेकिन आर जो है वो गलत हो जाएगा। ठीक है, राइट आंसर जो होगा वो यहाँ पर थर्ड ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, क्योंकि जो है फर्स्ट ऑप्शन आपका सही नहीं होगा, थर्ड भी नहीं सही होगा, और सही होगा यहाँ पर थर्ड ऑप्शन, क्योंकि ए सही है और आर जो है वो गलत हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 25 में पूछा है कि किस अधिगम की रणनीति ने जो है में बच्चों द्वारा दूसरों को सिखाना शामिल है जो उन्होंने सीखा है। यानी कि अधिगम की रणनीति में ये जो है कि बच्चों द्वारा दूसरों को सिखाना शामिल है जो उन्होंने सीखा है। तो यहाँ पर कौन सा राइट आंसर होगा 25 का? पहला है अनुबंधन जो है अधिगम, ये आपका नहीं होगा। व्याख्यात्मक शिक्षण तो टीचर के लिए होता है, क्योंकि टीचर ही ऊंची क्लासों में लेक्चर दे के अपना चले जाते हैं। रट कर सीखना ये नहीं होगा, पारस्परिक शिक्षण होगा, क्योंकि आप जब ग्रुप में सिखाओगे, पारस्परिक शिक्षण होगा, बच्चे एक दूसरे की हेल्प करके सीखेंगे, तभी जाके उसमें दूसरों को सिखाना शामिल हो सकता है। अब मान के चलिए 4 बच्चे जब ग्रुप में सीख रहे हैं तो बहुत सारे बच्चे होंगे जो एक दूसरे की मदद करके सीखेंगे। एक बच्चे को नहीं आता होगा तो दूसरे बच्चे से हेल्प ले लेगा, दूसरे बच्चे को नहीं आता होगा तो तीसरे बच्चे से मदद ले लेगा, यानी हर बच्चा जो है एक दूसरे की मदद करके जो है वो सीख रहे होंगे। यहाँ पर राइट आंसर जो हो जाएगा वो आपका पारस्परिक जो है शिक्षण होगा। ठीक है, राइट आंसर जो है यहाँ पर आपका 4 ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं 26 पे। 26 जो है आदर्शन और रीजन का फिर से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, जिसमें बताया गया है कि एशियाई संस्कृतियों में जो सामाजिक जो है सद्भावना पर जोर देते हैं, क्रोध की अभिव्यक्ति को हतोत्साहित किया जाता है और शर्म को प्रोत्साहित किया जाता है। ठीक है, ये क्या है आपका, यानी कि 26 का जो है ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि एशियाई संस्कृतियों में क्या होता है, जो सामाजिक सद्भावना पर जोर देते हैं, क्रोध की अभिव्यक्ति को हतोत्साहित किया जाता है और शर्म को जो है प्रोत्साहित किया जाता है। ये आदर्शन जो है बिल्कुल सही है। अब इसका रीज़न दिया गया है कि भावनाएं व्यक्तिपरक हैं और सीखने में कोई भूमिका नहीं निभाती हैं। तो ये कहना आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि भावनाएं जो हैं प्रभावित करती हैं बच्चे की लर्निंग को। मान के चलिए आपको किसी दिन गुस्सा आ रहा है या फिर आपको कोई पेन है, आप इमोशनली काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब हो, तो आपकी लर्निंग उस दिन बेहतर नहीं हो पाएगी। ना तो आपका दिमाग काम करेगा, ना ही आप लर्निंग आपकी अच्छी होगी। तो यानी जो इमोशन है वो प्रभावित करते हैं लर्निंग को। इमोशन जो है आपके लर्निंग को भी प्रभावित कर रहे होते हैं, आप सोशली कितना इन्वॉल्व हो रहे हो इसको भी प्रभावित वे करते हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर जो होगा वो आपका थर्ड हो जाएगा, क्योंकि ए तो यहाँ पर सही था, बट जो आर दिया गया है यानी रीज़न जो दिया गया है इसका, वो यहाँ पर गलत हो जाएगा। ठीक है, राइट आंसर जो है वो आपका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। 27 पे चलते हैं। 27 जो है जीन पियाजे से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है। इसमें बताया ये गया है कि जीन पियाजे के अनुसार बच्चे वयस्क से किस प्रकार भिन्न होते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार सीटेट में पूछा गया है और इसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है। ये क्यों होती है, क्योंकि इसमें बहुत ही बारीकी जो है डाउट है, अगर उतना यानी डिफरेंस है, अगर वो आपने ध्यान नहीं दिया तो यहाँ पर कन्फ्यूज़न बहुत होती है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो कौन सा होगा, ये हम लोग पहले समझते हैं। क्वेश्चन नंबर जो है आपका 20 जो है 7। ठीक है, तो पहला है बच्चे वयस्कों पर निर्भर होते हैं जबकि वयस्क स्वतंत्र होते हैं। तो ये कहना गलत हो जाएगा कि जो है बच्चे वयस्कों पर निर्भर होते हैं। ठीक है, यानी कुछ हद तक डिपेंड होते हैं बच्चे, लेकिन ये पूरी तरह से डिपेंड होते हैं, तो ये कहना गलत है। बच्चों की तुलना में वयस्क बहुत अधिक ज्ञानी होते हैं, तो ये भी कहना गलत होगा। बहुत सारी ऐसी बातें हैं या फिर बहुत सारा ऐसा नॉलेज है जो बच्चे जानते हैं, बड़े नहीं जानते। ठीक है, तो ये भी आज की डेट में कहना गलत है। बच्चों की सोच वयस्कों से, ये देखिए ये जो आपका फर्स्ट ऑप्शन और सेकंड है, तो ये तो जीन पियाजे की थ्योरी से रिलेट ही नहीं करता है, ये आउट ऑफ सिलेबस है, बट इसमें जो है इंक्लूड किया जाएगा क्योंकि ऑप्शन के तौर पर कुछ ना कुछ रखना है। ऑप्शन जो है वो इसमें है, जीन पियाजे की थ्योरी से लिया गया है। बच्चों की सोच वयस्कों से गुणात्मक रूप से क्या है, भिन्न होती है, या फिर बच्चों की सोच मात्रात्मक रूप से वयस्कों से भिन्न होती है। यानी कि जो है बात यहाँ पर हुई है क्वांटिटेटिव
चेंज होता है या फिर जो है क्वालिटेटिव चेंज होता है। तो देखिए बात यहाँ पर जो हुई है क्वेश्चन नंबर 7 में, वो हो रही है जीन पियाजे की थ्योरी से रिलेटेड कि बच्चे जो है वयस्कों से किस प्रकार भिन्न होते हैं। तो गुणात्मक रूप से जो है बच्चे वयस्कों से भिन्न होते हैं। ऐसा क्यों, वो हम लोग समझते हैं। मान के चलिए एक 5 साल का बच्चा है और एक 20 साल का बच्चे जो है व्यक्ति है। तो जो 20 साल का है और जो 5 साल का बच्चा है, वो सोच रहा है कि मेरा खिलौना टूट गया, या फिर माँ मार्केट गई है, वहाँ से चॉकलेट लेके आएगी, या फिर मुझे खिलौना चाहिए। 20 साल का बच्चा सोच रहा है कि मेरा एग्ज़ाम है, मुझे अपनी पढ़ाई करनी है, प्रिपरेशन करनी है, कैसे हम बेहतर कर सकते हैं। यानी हर जो 5 साल का बच्चा है, उसका भी दिमाग वर्क कर रहा है, दिमाग चल रहा है, थिंकिंग चल रही है। 20 साल का बच्चा, वो भी अपनी थिंकिंग चला रहा है, लेकिन क्या है, यहाँ पर प्रकार में चेंज हो गया। अब ये 5 साल का बच्चा ये नहीं कह सकता कि हम 20 साल के बच्चे से 250 ग्राम हमारी थिंकिंग कम है, या फिर 20 साल का व्यक्ति जो है ये नहीं कह सकता कि 5 साल के बच्चे से हमारी जो थिंकिंग है वो क्या है, ज़्यादा है। हम ज़्यादा उससे सोचते समझते हैं। तो ये कहना गलत हो जाएगा। आप ये नहीं कह सकते कि हमारी जो सोच है वो जो है 10 साल पहले से आज जो है वो 250 ग्राम बढ़ गई है। ये ठीक है, ये पॉसिबल नहीं है। यानी कि गुणात्मक रूप से जो है वो चेंज होती है, क्वांटिटी जो है वो आप नहीं बता सकते कि हाँ बच्चों से हमारी 250 ग्राम जो है समझ वो ज़्यादा है या फिर 500 ग्राम ज़्यादा है। प्रकार में चेंज हो सकता है। 5 साल का बच्चा अपने खिलौने के लिए रो रहा है, 20 साल का एक व्यक्ति है या फिर 25 साल का व्यक्ति है, उसका ब्रेकअप हो गया है, वो उसके लिए रो रहा है। तो यानी सबका जो रीज़न है वो अलग अलग होगा। ठीक है, ये जो है आप ध्यान रखिएगा, रीज़न जो है इसमें अलग-अलग हो जाएगा। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो आपका सेकंड ऑप्शन सही होगा, यानी गुणात्मक रूप से जो है वो भिन्नता पाई जा रही होती है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो आपका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ पर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है, बहुत लोग जो है इसको मात्रात्मक के साथ चले जाते हैं, बट मात्रात्मक नहीं होगा, यहाँ पर गुणात्मक होगा। यानी प्रकार में चेंज है, मात्रा में कोई भी चेंज नहीं होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पर आपका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। 28 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 28, जिसमें कहा है कि निम्न में से कौन सा प्रश्न जो है विश्लेषणात्मक चिंतन को बढ़ावा देता है। यानी कि इसमें कौन सा ऐसा प्रश्न है जो विश्लेषणात्मक चिंतन को बढ़ावा दे रहा है। भारत की राजधानी डैश डैश है। तो इसमें जो है कोई विश्लेषणात्मक जो है चिंतन को बढ़ावा नहीं दे रहा है, यानी आपको इसमें तर्क वितर्क करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। भारत में जो है कितने राज्य हैं, ये भी इसमें भी आपको कोई तर्क वितर्क करने की ज़रूरत नहीं है। आपको पता है तो आप बता दोगे, क्योंकि इसका एक फिक्स आंसर है। भारत की कुल जनसंख्या कितनी है, ये भी जो है इसमें आपको कोई तर्क वितर्क करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन क्वेश्चन नंबर जो यानी ऑप्शन नंबर जो 4 है, इसमें कहा है भारत में जनसंख्या वृद्धि के विभिन्न कारण क्या हैं। यानी जो आज की डेट में जनसंख्या वृद्धि हो रही है उसका रीज़न क्या है। अब इस कुछ लोग कहेंगे बाल विवाह है, कुछ लोग कहेंगे शिक्षा का अभाव है, कुछ लोग अपना अलग रीज़न देंगे। यानी हर बच्चा अपना अलग अलग जो है रीज़न देगा। तो इसमें क्या है, आपको विश्लेषणात्मक चिंतन आपकी डेवलप होगी। आप हर पक्ष के बारे में सोचोगे, हर पक्ष के बारे में तर्क वितर्क करोगे। इसको कैसे कम किया जा सकता है, कौन से राज्य में ज़्यादा जनसंख्या है, किस वजह से ज़्यादा जनसंख्या है, किस राज्य में कम जनसंख्या है, यानी हर पक्ष के बारे में आप जानने की कोशिश करोगे। यहाँ पर राइट आंसर आपका फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। 24 पे चलते हैं। 24 है इंक्लूसिव क्लासरूम से पूछा गया है क्वेश्चन। 29 है, माफ़ करिएगा। 29 में पूछा है इंक्लूसिव जो है क्लासरूम से। तो पहला है ऑप्शन, इन जो है समावेशी कक्षाओं को पहचानना चाहिए कि हर बच्चा एक ही दर से और एक ही समय में सीखेगा। तो ये कहना पॉसिबल नहीं होगा। क्लासरूम में 30 बच्चे हैं, वो 30 बच्चे, उस बच्चों में से कुछ ऐसे बच्चे होंगे जो फर्स्ट टाइम में ही सीख जाते होंगे, कुछ बच्चे होंगे जिनको थोड़ा सा समझ में आता होगा, कुछ ऐसे बच्चे होंगे जिनको बिल्कुल भी समझ में नहीं आता होगा। तो आप ये बच्चों से एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो जो है एक समान एक ही दर में सीखेंगे। ठीक है, ये कहना गलत होगा, क्योंकि हर बच्चे का इंटरेस्ट जो है वो अलग अलग होता है। अगला है, में विशेष बच्चों की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए जो है एक अलग शैक्षिक कार्यक्रम पेश किया जाता है। तो विशेष बच्चों की जो ज़रूरतें हैं उनको पूरा करने के लिए आप अलग से शैक्षिक कार्यक्रम पेश कर रहे हो, ये जो है इंक्लूसिव क्लासरूम की विशेषता नहीं है। क्योंकि जो विशेष प्रकार के बच्चे होते हैं, यानी किसी भी प्रकार की उनमें डिसेबिलिटी होती है, जो स्पेशल चिल्ड्रन होते हैं, उनको भी उसी में इंक्लूड किया जाता है। ठीक है, तो ये भी कहना गलत होगा।
अलग अलग विभिन्नताओं के अनुसार विभेदित निर्देश दिए जाते हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही है। राइट आंसर यहाँ पर थर्ड होगा। अब यहाँ पर अलग अलग विभिन्नताओं के साथ विभेदित निर्देश क्यों दिए जाते हैं? क्योंकि 30 बच्चे हैं जब क्लासरूम में, तो 30 प्रकार के बच्चे होंगे और कुछ उसमें से विशेष प्रकार के भी बच्चे होंगे, यानी जिनको देखने में समस्या होगी, किसी को सुनने में प्रॉब्लम होगी, किसी को चलने में दिक्कत होगी, कुछ गिफ्टेड बच्चे होंगे, कुछ जो है सामान्य बच्चे होंगे, यानी जिनको जो थोड़ा बहुत जो है इनको सब में इंटरेस्ट आता होगा। तो हर प्रकार का बच्चा होगा। जब हर प्रकार का बच्चा है तो आप जिस प्रकार का बच्चा है उसको आप उस प्रकार से गाइड करोगे, उस हिसाब से उसकी लर्निंग को बेहतर करोगे। तो यहाँ पर राइट आंसर जो होगा वो आपका थर्ड ऑप्शन होगा, यानी बच्चे के अकॉर्डिंग जो है टीचर बच्चे की मदद करता है और बच्चा जो है किस प्रकार का है उसी के हिसाब से उसकी लर्निंग करवाई जा रही होती है, उसको उसी हिसाब से मदद जो है वो दी जा रही होती है। राइट आंसर यहाँ पे थर्ड ऑप्शन होगा। मान के चलिए अब किसी बच्चे को देखने में समस्या है, तो आप जो है देखने में उसको समस्या है तो ये नहीं कहोगे कि तुम देख के ही हमको जो है सुनाओ या फिर जो है ब्लैक बोर्ड पे देख देख के लिखो। बच्चे को देखने में समस्या है या फिर उसको बिल्कुल नहीं दिखता है या कम दिखता है, अगर उसको थोड़ा सा कम दिखता है तो आप उसको आगे बैठा लोगे। यानी किसी भी प्रकार का बच्चा है जिसको चलने में समस्या है, तो क्लासरूम में आप ऐसी एक्टिविटी प्लान करोगे कि बच्चा जो चल नहीं पा रहा है वो भी उसमें इंक्लूड हो जाए। यानी कुछ बैठने वाले भी जो है रोल होंगे, उसमें उसको रख दोगे जिससे जो है वो अपना जो है उसमें इंक्लूड हो जाए। तो जिस हिसाब का बच्चा है उस हिसाब से उसको उसी में इंक्लूड करोगे आप। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला है क्वेश्चन आदर्शन और रीजन का दिया गया है। शिक्षकों को बच्चों को प्रयोग के लिए बहुत सारे अवसर देने चाहिए और उदाहरणों और गैर उदाहरणों पर चर्चा करनी चाहिए। बिल्कुल सही है, क्योंकि क्लासरूम में हमको बहुत सारे एग्जाम्पल के थ्रू बच्चों को पढ़ाना चाहिए। मान के चलिए एक एग्जाम्पल दिया, बच्चा नहीं समझ पाया, दूसरा एग्जाम्पल दोगे। और एग्जाम्पल कैसे होने चाहिए? बच्चे के इन्वायरमेंट से ही होने चाहिए। अब बच्चे अगर गांव से पढ़ने आ रहे हैं तो गांव से रिलेटेड ही आप एग्जाम्पल दो। आप ये नहीं है बच्चा जो है गांव से रिलेट कर रहा है और आप अमेरिका के एग्जाम्पल दे रहे हो, तो बच्चा नहीं समझ सकता। बच्चा जो अपने आसपास इन्वायरमेंट में जो चीज़ें वो देख रहा है आप वहीं से एग्जाम्पल उठाइए। और साथ ही उदाहरण और गैर उदाहरण, देखिए एग्जाम्पल और नॉन एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि इससे क्या होता है एग्जाम्पल के थ्रू तो बच्चा चीज़ों को समझ रहा होता है और नॉन एग्जाम्पल के थ्रू बच्चे में जो कन्फ्यूजन होती है, जो मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, वो क्लियर हो जाती है। तो इसीलिए क्लासरूम में हमको एग्जाम्पल के साथ साथ नॉन एग्जाम्पल भी देने चाहिए। नॉन एग्जाम्पल का मतलब ये होता है कि किस आपने एग्जाम्पल दिया, अब ऐसा कुछ एग्जाम्पल दे दिया कि ये चीज़ ये नहीं है। सपोज दैट मान के चलिए जो है आसमान में जो है एरोप्लेन उड़ रहा है, ठीक है। अब वो जो है मान के चलिए आसमान में प्लेन उड़ रहा है। अब आपने कहा कि ये जो है एरोप्लेन उड़ रहा है, वहीं पर जो है देखा कि कुछ टाइम बाद या आसमान में चिड़िया उड़ रही है, तो आपने कहा ये चिड़िया जो है ये एरोप्लेन नहीं है। यानी कि बच्चों में जो कन्फ्यूजन थी, क्योंकि बच्चों ने जो है आसमान में उड़ते हुए देखा, उनको लगा ये एरोप्लेन है और वो एरोप्लेन था। कुछ टाइम बाद बच्चों ने चिड़िया को देख उड़ते हुए देखा काफी दूर पर, उनको लगा ये भी जो है एरोप्लेन है, क्योंकि बच्चा हर चीज बारीकी से नहीं देख रहा होता है छोटे पे। तो आपने कहा नहीं ये जो है ये एरोप्लेन नहीं है, यानी कि वो जो था वो एरोप्लेन है बट ये जो है ये एरोप्लेन नहीं है। यानी इससे कंफ्यूजन जो थी वो क्लियर हो गई, जो मिसअंडरस्टैंडिंग थी वो क्लियर हो गई। तो क्लासरूम में एग्जाम्पल के साथ साथ नॉन एग्जाम्पल भी देने चाहिए। राइट है बिल्कुल आदर्शन। अब यहाँ पर रीजन जो दिया गया है वो ये है कि बच्चों में गलत धारणाओं से निपटने का एक रचनात्मक तरीका जो है विपरीत जो है उदाहरण प्रदान करना है। बिल्कुल सही है, क्योंकि बच्चों में गलत अवधारणाओं को जो अगर आपको निपटाना है तो रचनात्मक तरीके जो है उसमें विपरीत उदाहरण आप दोगे, यानी उससे जो है रिलेट करते हुए आप एग्जाम्पल दोगे। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका फर्स्ट होगा, क्योंकि ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या भी कर पा रहा है। ठीक है, तो ये थे फ्रेंड्स जो है 30 क्वेश्चन, क्योंकि कल की क्लास में हम लोगों ने जो है 15 कंप्लीट किए थे और आज भी हम लोगों ने 15 कंप्लीट किए। 15 ऑफ आपके कितने सही हुए कमेंट में ज़रूर बताइएगा। इससे जो है आपका एनालिसिस होगा कि आपने कितने क्वेश्चन अटेंड किए हैं, कितने आपने सही किए हुए हैं। ठीक है, तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। बाकी क्लासेस कंटिन्यू हो चुकी हैं सीटेट की 2025 में जो आपका एग्ज़ाम होने वाला है, तो आप लोग इसको ज्वाइन करिए। डेली 3 बजे आपको एक क्लास मिलती है, 5 बजे भी आपको क्लास मिलती है जिसमें हम लोग सोशल साइंस डिस्कस कर रहे हैं, तो आप सभी ज्वाइन हो सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, बाकी कमेंट में स्कोर अपना ज़रूर मेंशन करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।
थैंक यू।